नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। हम लोग प्राइमरी एक्टिविटीज प्राथमिक क्रियाकलाप को देख रहे हैं, जिसमें कृषि की चर्चा कर रहे हैं। कृषि में पिछले वीडियो में हम लोगों ने गहन निर्वाह कृषि, सबसिस्टेंस फार्मिंग और रोपण कृषि प्लांटेशन फार्मिंग की चर्चा कर चुके हैं। आज उसके आगे विस्तृत अनाज उत्पादन कृषि, एक्सटेंसिव कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, विस्तृत वाणिज्यिक अनाज उत्पादन कृषि, एक्सटेंसिव कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग की चर्चा करेंगे। नाम से ही स्पष्ट है कि बड़े बड़े क्षेत्र पर, फार्म हाउस पर, यानी एक्सटेंसिव विस्तृत रूप में यह कृषि की जाती है। अनाज की कृषि की जाती है, ग्रेन की कृषि की जाती है और कॉमर्शियल रूप में, वाणिज्यिक रूप में यानी व्यापार के लिए की जाती है। अर्थात कृषि का वह प्रकार जिसमें अनाज का उत्पादन व्यापार के लिए किया जाता है। यह विकसित देशों में मुख्य रूप से किया जाता है। बड़े बड़े फार्म हाउस होते हैं। कृषि क्षेत्र का यंत्रीकरण हुआ है, मशीनीकरण हुआ है। मानव श्रम की आवश्यकता कम होती है। अधिक से अधिक कार्य यंत्रों द्वारा, मशीनों द्वारा किया जाता है। और गेहूं इसका सबसे प्रमुख फसल है। आपसे पूछा जाएगा गेहूं किस कृषि प्रकार का मुख्य फसल है, तो इसके कई कृषि प्रकार में गेहूं का उत्पादन होता है, लेकिन व्यापार के दृष्टिकोण से गेहूं का उत्पादन इसी कृषि प्रकार में किया जाता है। अर्थात एक प्रश्न यह भी बनता है कि किस अनाज को व्यापारिक वस्तु कहते हैं, तो गेहूं को व्यापारिक वस्तु कहा जाता है। अब देखते हैं कि यहाँ जब बड़े फार्म हाउस पर कृषि की जाती है, खेत बड़े बड़े होते हैं और इसमें श्रमिक कम लगते हैं, यानी मशीनों से ही ज्यादा उत्पादन होता है, तो प्रति एकड़ उत्पादन कम होता है, यानी उत्पादकता दर कम है, लेकिन श्रमिक कम लगे हुए हैं, इसलिए प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिक हो जाता है। इस प्रकार की कृषि विश्व के मुख्यतः अर्ध शुष्क घास के प्रदेशों में, जो मध्य अक्षांशों के आंतरिक भागों में है, वहां की जाती है। इन प्रदेशों को विश्व के मानचित्र पर हम लोग देख सकते हैं। यह मुख्य रूप से घास के मैदान है, जो मिड लैटिट्यूड ग्रासलैंड, मध्य अक्षांशीय घास का मैदान कहलाता है। जैसे स्टेपिज घास का मैदान यूरेशिया में फैला हुआ है, यूरोप से लेकर एशिया तक। प्रेरिज घास मैदान जो उत्तरी अमेरिका में है, पंपाज घास मैदान अर्जेंटीना में, वेल्ड दक्षिण अफ्रीका में, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में, कैंटरबरी न्यूजीलैंड में, ये सभी मध्य अक्षांशों पर, मध्य महाद्वीपों के आंतरिक भाग में स्थित घास मैदान है, जिसके कारण यहाँ अर्ध शुष्क परिस्थितियां पाई जाती है। अगर मानचित्र पर देखें तो यह मध्य अक्षांश में ये 45 डिग्री है, 0 डिग्री 45 डिग्री के आसपास का क्षेत्र मध्य अक्षांश, और मध्य अक्षांश के आंतरिक भागों में जैसे प्रेरिज घास मैदान ये कनाडा और यूएसए में फैला हुआ है, और ये विश्व का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक क्षेत्र है। यहाँ से विश्व के बाजार में पहुंचने वाले कुल गेहूं का लगभग 38% गेहूं पहुंचता है। प्रेरिज के बाद दूसरा प्रमुख क्षेत्र है जो यूरोप से लेकर एशिया तक फैला हुआ है, यह स्टेपिज घास मैदान है, और ये मुख्य रूप से यूक्रेन से लेकर रूस तक फैला हुआ है, और यूक्रेन को विश्व का रोटी का कटोरा कहा जाता है। दक्षिणी गोलार्ध में अर्जेंटीना में पंपास घास मैदान, दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड घास मैदान तथा ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स घास मैदान इस प्रकार के गेहूं उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। न्यूजीलैंड में कैंटरबरी, ये न्यूजीलैंड है, कैंटरबरी मैदान भी गेहूं उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो इसमें बड़े बड़े फार्म हाउस होते हैं, खेतों का आकार बहुत बड़ा होता है, कई एकड़ तक होता है, और यह यंत्रीकृत कृषि है, विकसित देशों में की जाती है। प्रमुख उत्पादन गेहूं का होता है, जो मध्य अक्षांशीय घास के मैदानों में होता है, और इसका उत्पादन मुख्य रूप से निर्यात के लिए किया जाता है। वाणिज्यिक अनाज उत्पादन कृषि के बाद कृषि का अगला प्रमुख प्रकार है मिश्रित कृषि, मिक्स्ड फार्मिंग।
तो मिश्रित कृषि का तात्पर्य क्या है, अर्थ क्या है? मिश्रित कृषि उस कृषि को कहते हैं जिसमें, क्लियर एकदम कॉन्सेप्ट होना चाहिए, मिश्रित कृषि उस कृषि को कहते हैं जिसमें कृषि यानी अनाज उत्पादन के साथ साथ पशुपालन का कार्य किया जाता है। यह विश्व की सबसे विकसित कृषि पद्धति में से एक है, अर्थात यह विकसित देशों की कृषि प्रणाली है। विश्व में दो प्रमुख क्षेत्र हैं जहां इसका विकास हुआ है। इसमें से एक क्षेत्र पश्चिमी यूरोप का है और पश्चिमी यूरोप विश्व के सबसे विकसित क्षेत्रों में से एक है। यह भाग, इस क्षेत्र में मिश्रित कृषि का विकास सबसे अधिक हुआ है। उसी तरह से विश्व का दूसरा सबसे प्रमुख विकसित क्षेत्र जो उत्तरी पूर्वी यूएसए का है, यह है। तो इन क्षेत्रों में ही मुख्य रूप से मिश्रित कृषि का विकास हुआ है। इन क्षेत्रों में मुख्य फसल गेहूं है, गेहूं का उत्पादन होता है और पशुपालन में भेड़, बकरी और गाय का पालन किया जाता है। पशुपालन का उद्देश्य मांस और दुग्ध पदार्थ की प्राप्ति है। तो मिश्रित कृषि एक प्रमुख कृषि का प्रकार है। इस क्षेत्रों में कृषि के साथ साथ फसल आवर्तन यानी क्रॉप रोटेशन पर बल दिया जाता है, अर्थात गेहूं के उत्पादन के बाद चारे की कृषि, चारे के बाद गेहूं की कृषि, जिससे मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है। अब मिश्रित कृषि के बाद हम लोग कृषि का अगला प्रकार देखेंगे, डेयरी फार्मिंग यानी दुग्ध पदार्थों से संबंधित कृषि का प्रकार। डेयरी फार्मिंग दुग्ध कृषि, डेयरी फार्मिंग, इसमें मुख्य रूप से दुधारू पशुओं को पाला जाता है। दुधारू पशु अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, यानी पूंजी प्रधान कृषि है। यंत्रीकरण है, यानी मशीनों का प्रयोग किया जाता है। गाय को, भेड़ को पालने के लिए बड़े बड़े यंत्र का प्रयोग किया जाता है। रख रखाव के लिए चिकित्सा सुविधा पर ध्यान दिया जाता है और इसका विकास मुख्य रूप से औद्योगिक केंद्र, जहां बड़े बड़े उद्योग का विकास हुआ है, तो औद्योगिक केंद्र और औद्योगिकरण के कारण बड़े बड़े नगर का विकास हुआ है या नगरीय केंद्र के समीप हुआ है। यह विश्व में मुख्य रूप से 3 क्षेत्रों में पाया जाता है। जैसे अगर चित्र में देखें तो पहला प्रमुख क्षेत्र उत्तरी पश्चिमी यूरोप का है। उत्तरी पश्चिमी यूरोप, जहां अभी हम लोग देख रहे थे मिश्रित कृषि की जाती है, यह भाग उत्तरी पूर्वी यूरोप का क्षेत्र है। यहाँ अभी हम लोगों ने देखा एक मिश्रित कृषि का क्षेत्र है और मिश्रित कृषि में क्या देख रहे थे कि फसल के साथ साथ पशुपालन कार्य किया जाता है। पशुपालन डेयरी उत्पाद के प्राप्ति के लिए किया जाता है, यानी यहाँ डेयरी कृषि का नीदरलैंड, डेनमार्क आदि में विकास हुआ है। तो यह एक प्रमुख क्षेत्र है। दूसरा कनाडा का क्षेत्र। कनाडा के इस भाग में डेयरी फार्मिंग किया जाता है, यानी कि शीतोष्ण के बाद उच्च अक्षांश पर जा रहे हैं, शीत परिस्थितियां उत्पन्न होती जा रही है, यानी ठंडक बढ़ती जा रही है, जिसके कारण इन क्षेत्रों में मुलायम घास प्राप्त हो रहा है चारे के रूप में और पशुपालन के लिए उपयुक्त परिस्थितियां हैं, जिसके कारण डेयरी फार्मिंग का विकास हुआ है। और तीसरा प्रमुख क्षेत्र ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का है। इन क्षेत्रों में भी डेयरी फार्मिंग का विकास हुआ है। अंतर यह है कि कनाडा और उत्तरी पश्चिमी यूरोप में गाय का पशुपालन ज्यादा किया जाता है दूध पदार्थों की प्राप्ति के लिए, लेकिन जब ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, और ऑस्ट्रेलिया का ये दक्षिणी भाग तस्मानिया में, ऑस्ट्रेलिया का ये राज्य है, दक्षिणी भाग मुख्य भूमि से अलग है, तस्मानिया और न्यूजीलैंड में भेड़ का पालन ज्यादा किया जाता है। और जैसा कि पहले भी देख चुके हैं, न्यूजीलैंड के दुग्ध उत्पाद जैसे पनीर को हजारों किलोमीटर दूर यूरोप तक भेजा जाता है, यूरोप तक उसकी मांग अधिक है।
भूमध्य सागरीय कृषि मेडिटेरेनियन फार्मिंग है। भूमध्य सागरीय कृषि क्यों कहते हैं इसको? तो अगर विश्व के मानचित्र को देखें तो विश्व के मानचित्र पर यह भूमध्य सागर है जो नीला दिखाई दे रहा है। यह भूमध्य सागर है, नीला वाला भाग। तो भूमध्य सागर के चारों ओर का तटवर्ती क्षेत्र जो एक विशेष प्रकार की जलवायु वाला क्षेत्र है, यूरोप का दक्षिणी भाग, एशिया महाद्वीप का पश्चिमी किनारा तथा अफ्रीका का उत्तरी भाग, जिसमें यूरोप का दक्षिणी भाग सबसे बड़ा क्षेत्र है, जहां स्पेन का भाग, फ्रांस, इटली, ये सब का दक्षिणी भाग, यूनान आदि शामिल है, में एक विशेष प्रकार की जलवायु पाई जाती है जिसे भूमध्य सागरीय जलवायु कहते हैं। इस जलवायु की विशेषता है कि इस क्षेत्र में जाड़े में वर्षा होती है, यानी शीत ऋतु में वर्षा होती है। यह क्षेत्र मुख्य रूप से 30 डिग्री से 45 डिग्री के बीच फैला हुआ है। 30 डिग्री से 45 डिग्री अक्षांश के बीच, लैटिट्यूड के बीच ये फैला हुआ है। तो भूमध्य सागर के तटवर्ती क्षेत्रों की जलवायु विश्व में और जहां जहां पाई जाती है वहां इस प्रकार की कृषि होती है। यह क्षेत्र 30 से 45 डिग्री के बीच सभी महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में पाया जाता है। जैसे अगर हम देखें 30 से 45 के बीच इस क्षेत्र में, तो यह क्षेत्र यानी यूएसए का यह भाग जो कैलिफोर्निया कहलाता है, कैलिफोर्निया के पश्चिमी भाग में इस प्रकार की जलवायु है। उसी तरह से दक्षिण अमेरिका में ये चिली देश है, इस तरह से लंबा, जो एंडीज पर्वत जहां फैला हुआ है, विश्व का सबसे लंबा पर्वत एंडीज। तो इसका मध्यवर्ती भाग, यह भाग भूमध्य सागरीय जलवायु का क्षेत्र है, 30 से 45 डिग्री के बीच पश्चिमी तट पर। उसी तरह से ये अफ्रीका महाद्वीप का ये दक्षिण अमेरिका देश है, और इसका दक्षिणी और पश्चिमी भाग जो इस अक्षांश के बीच स्थित है, जहां केप टाउन दक्षिण अफ्रीका का शहर स्थित है, यहाँ है। उसी तरह से अगर हम ऑस्ट्रेलिया को देखें तो ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी और पश्चिमी भाग में यह भाग 30 से 45 डिग्री के बीच है, यहाँ पर्थ शहर स्थित है। तो इन क्षेत्रों में भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है जो 30 से 45 डिग्री के बीच महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में है। तो इस तरह से जिन क्षेत्रों में भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है वहां भूमध्य सागरीय प्रकार की कृषि होती है, जाड़े में वर्षा होती है। यह क्षेत्र जो देख रहे हैं लिखा हुआ भी है, केप टाउन इसमें स्थित एक प्रमुख शहर है। ये पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर्थ स्थित है, कैलिफोर्निया में लॉस एंजल्स स्थित है। ये सब प्रमुख शहर हैं। तो इन क्षेत्रों में कृषि होती है। इस क्षेत्र का प्रमुख उत्पाद अनाज के रूप में गेहूं तथा फल के रूप में अंगूर एवं अन्य रसेदार फल का उत्पादन होता है। अंगूर से कई प्रकार के उत्पाद बनाए जाते हैं, जैसे अच्छे किस्म के अंगूर से शराब का उत्पादन किया जाता है। फ्रांस, इटली, स्पेन आदि इसके प्रमुख उत्पादक देश हैं। जबकि निम्न किस्म के अंगूर जिसे सुखाकर किशमिश और मोनाका का निर्माण उत्पादन किया जाता है, बनाया जाता है, और पूरे विश्व में इस क्षेत्र से इसका निर्यात किया जाता है। तो इस तरह से भूमध्य सागरीय जलवायु रसेदार फल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, और यहाँ रसेदार फल की कृषि की जाती है। भूमध्य सागरीय कृषि के बाद कृषि का अगला प्रमुख प्रकार सब्जी एवं उद्यान कृषि है, यानी हॉर्टिकल्चर। सब्जी एवं उद्यान कृषि, हॉर्टिकल्चर, ये मुख्य रूप से विकसित देशों में की जाती है। विकसित देशों में की जाती है। सब्जी तथा फूल का उत्पादन, फ्लावर का उत्पादन मुख्य रूप से इस कृषि प्रकार में किया जाता है। यह नगरीय क्षेत्रों में किया जाता है। गहन श्रम
यानी अत्यधिक श्रम की आवश्यकता होती है और पूंजी प्रधान कृषि है। इसमें खेत के आकार छोटे छोटे होते हैं। सब्जी का उत्पादन, जैसे अगर विश्व के मानचित्र में देखें तो जाड़े के दिनों में जब उत्तरी गोलार्ध में ठंडक पड़ता है तो जाड़े के दिनों में ठंडक यानी ठंडे वाला क्षेत्र दक्षिण तक चला आता है, जिसके कारण उत्तरी यूरोप में फल और सब्जी का उत्पादन ठप हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में भूमध्यसागरीय प्रदेश में यानी दक्षिणी यूरोप में सब्जी की कृषि होती है और यहाँ से पूरे यूरोप में ट्रक द्वारा भेजा जाता है। इसके कारण इस प्रकार की कृषि को ट्रक फार्मिंग भी कहते हैं। उसी तरह से कैलिफोर्निया क्षेत्र में जाड़े के दिनों में कृषि सब्जी की जाती है और यूएसए के उत्तरी पूर्वी भाग में जहां बड़े बड़े महानगर स्थित हैं, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, फिलाडेल्फिया, बोस्टन आदि है, उन क्षेत्रों में सब्जी की आपूर्ति हजारों किलोमीटर दूर तक किया जाता है, जिसके कारण इसे ट्रक फार्मिंग भी कहते हैं। यह क्षेत्र फूल के कृषि के लिए भी प्रसिद्ध है। जैसे नीदरलैंड में ट्यूलिप का उत्पादन किया जाता है, एक प्रकार का फूल जिसका पूरे विश्व में अत्यधिक मांग है। तो यह क्षेत्र विकसित देशों में मुख्य रूप से औद्योगिक और नगरीय क्षेत्रों में की जाती है और यह एक प्रसिद्ध कृषि का प्रकार है जिसका उत्पादन मुख्य रूप से आय प्राप्त करने के लिए किया जाता है। फल एवं सब्जी कृषि, हॉर्टिकल्चर के बाद कृषि का अगला प्रकार है सहकारी कृषि, कोऑपरेटिव फार्मिंग। सहकारी कृषि, इस प्रकार की कृषि मुख्य रूप से किसानों का समूह यानी संस्था बनाकर, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाकर किया जाता है। इसका उद्देश्य अधिक आय प्राप्त करना होता है और विश्व के कई क्षेत्रों में, भारत में भी दक्षिण भारतीय राज्यों में कोऑपरेटिव फार्मिंग का विकास हुआ है। इसमें कृषि संबंधित यंत्र यानी या कृषि में लगाए जाने वाले साधन, इनपुट्स का खरीद करने का कार्य वह संस्था करती है तथा उत्पादों को भी बाजार तक पहुंचाकर किसानों को लाभ प्रदान करने का भी कार्य संस्था द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार की कृषि का विकास मुख्य रूप से पश्चिमी यूरोप में शुरू हुआ था, डेनमार्क, नीदरलैंड आदि देशों में। डेनमार्क में यह काफी सफल रहा, बाद में धीरे धीरे यह पूर्वी यूरोप तक पहुंचा। तो लगभग 100 साल पहले, 1 सदी पूर्व इस प्रकार की कृषि की शुरुआत पश्चिमी यूरोप में हुई थी। कृषि का एक और प्रकार सामूहिक कृषि है, कलेक्टिव फार्मिंग। इस प्रकार की कृषि में उत्पादन के साधन, जो भी उत्पादन के साधन हैं यानी इनपुट जो कृषि कार्य करने में लगता है, उस पर पूर्ण नियंत्रण, स्वामित्व यानी ओनरशिप सरकार का होता है। यह सरकार के नियंत्रण में होता है और सरकार ही कृषि उपज का दाम भी तय करती है और किसानों को लाभ पहुंचाती है। इस तरह की कृषि का विकास मुख्य रूप से जब सोवियत संघ में एक नए राज्य की स्थापना हुई, समाजवादी अर्थव्यवस्था आया, तो उसके बाद से शुरू हुआ और सोवियत संघ में इस प्रकार की कृषि को कोलखाहोज कहा जाता है। तो इस प्रकार हम लोगों ने प्राथमिक क्रिया के दौरान एक्टिविटीज के अंतर्गत कई वीडियो के माध्यम से आखेट, पशुपालन तथा कृषि के कई प्रकारों की चर्चा विश्व के अलग अलग क्षेत्रों में किए हैं। वीडियो के अंतिम भाग में, अगले भाग में एक प्रमुख प्राथमिक क्रिया माइनिंग, खनन के बारे में देखेंगे। खनन किस प्रकार से होता है, उसके क्या क्या तरीके हैं और विश्व के कुछ प्रमुख खनन क्षेत्रों की जानकारी प्राप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।